राधे राधे भाई, क्या हाल चाल है सबके। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है रुधिर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक बेटा अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लड। रुधिर के बारे में आज अपन पढ़ने वाले। ठीक है सर, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से हेडिंग लगा दिया आपके सामने, बहुत ही बढ़िया शानदार हेडिंग लगा रहा हूँ जिसका नाम है बेटा ब्लड। ब्लड के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को समझ पाए। सर इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है रुधिर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। एक मिनट, फैन बंद कर दे रहा हूँ। ओके सर, रुधिर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, एक मिनट है। बिल्कुल सर, अब क्या हो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनना। मैंने बोला कि भाई ये आपके पास में कोई एक कोशिका है, ये आपके पास में कोई सेल है। मैंने बोला कि ये आपके पास में एक दूसरी कोशिका है। मैंने बोला आपके पास में ये एक तीसरी कोशिका है। ऐसी बहुत सारी मैं कोशिकाएं ले रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी मैं कोशिकाएं ले रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी मैंने कोशिकाएं ले ली। बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ कि सर ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है। हाँ सर। तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या आ रहा है? गैप नहीं आ रहा है? इस कोशिका और इस कोशिका के बीच में गैप आ रहा है या नहीं? बिल्कुल गैप आ रहा है। जो इनके बीच के अंदर जो गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है बेटा, उसको बोलते हैं अंतराली कोशिका अवकाश। उसको अपन बोलते हैं अंतराली कोशिका अवकाश। धीमे धीमे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ना है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अंतराली कोशिका अवकाश इसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते हैं। इंटर सेल्यूलर स्पेस कहते हैं। एक दो कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश होता है उस अवकाश को क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका अवकाश कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, इसे कहा जाता है। ठीक है सर। अब इन कोशिकाओं के बीच में कुछ ना कुछ, इन कोशिकाओं के बीच में लिक्विड पाया जाएगा। इन कोशिकाओं के बीच में कौन होगा? हल्का हल्का लिक्विड होगा। इन कोशिकाओं के बीच में हल्का हल्का क्या है बताइए मेरे भाई? हल्का हल्का क्या है? लिक्विड है। हल्का हल्का क्या है? लिक्विड है। इसको बेटा अपन बोल सकते हैं मैट्रिक्स। इसको मेरे भाई क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं मैट्रिक्स, इसे कह सकते हैं। हिंदी में इसको बोल सकते हैं, हिंदी छोड़ो, इसके आपको यही ध्यान रखनी है, इंग्लिश ही ध्यान रखनी है। देखिए इतनी पता चलती है। बिल्कुल सर। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ से यहाँ पर उठा कर रखता हूँ। अच्छा, वहाँ से ऐसे रहेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल सर। अब मैंने बोला कि सर ये एक कोशिका है। नहीं सर, ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये बहुत सारी कोशिकाएं मतलब ये कोशिकाओं का एक समूह है। ये कोशिकाओं का एक समूह है। यह कोशिकाओं का समूह, यह क्या है मेरे भाई? सर ये कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाओं का समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल। ये कोशिकाओं का क्या है सर? ये ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का क्या है? समूह है। बिल्कुल सर। अब इसके अंदर जो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी है सर? सारी की सारी कोशिकाएं कैसी है? समान है। सारी की सारी कोशिकाएं समान होने के साथ साथ, जब सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होगी? समान होगी। इसका मतलब उनका कार्य भी कैसा होगा? समान। जब कोशिकाएं समान होती है तब उनका कार्य भी कैसा होगा? समान। यानी इनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य भी होगा वो भी कैसा होगा? समान। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि सर ये इनका फंक्शन का मतलब है कार्य। बिल्कुल। एक तो पता चल रहा है कि कोशिकाएं सारी की सारी कैसी है? समान है। और समान होने के साथ अगर कोशिकाएं समान होगी तो उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भी कैसा होगा? समान होगा। और जब इनका कार्य भी समान है, इसका मतलब इनकी उत्पत्ति भी कैसी होगी? समान होगी। इनकी उत्पत्ति भी कैसी है? तो इनकी उत्पत्ति भी कैसी है? समान। यानी तीनों चीजें। एक बात ध्यान रखना आप, इसके अंदर क्या चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सर? ऐसी कोशिकाओं का समूह, सुनना मेरे भाई ध्यानपूर्वक चीज को, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कैसी है? समान है, समान कार्य कर रही है, उत्पत्ति भी इनकी समान है। ऐसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऐसी कोशिकाओं के समूह को मेरे भाई उत्तक कहा जाता है। ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। सर उत्तक का मतलब होता है टिश्यू। इनको क्या कहते हैं मेरे भाई?
भाई साहब इनको सर आप बोलते हो टिश्यू, इनको क्या बोल सकते हो सर, इनको बोल सकते हो टिश्यू। धीमे धीमे समझना है सर, क्या पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हैं रुधिर पढ़ रहे हैं सर, ये चीज़ें आएगी, धीमे धीमे चीज़ें आएगी, पता चलेगा ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है। सबसे पहले देखना चीज़ों को सर, समान कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और जिनका कार्य कैसा होता है, समान होता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं उत्तक बोलते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स आर सेम फंक्शन एंड ओरिजिन। तीन चीजें, एक तो कैसे होंगे, समान होगी, एक उनका फंक्शन भी कैसा होगा, समान, और उसके साथ उनका उत्पत्ति को बेटा बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन भी कैसा होगा, समान होगा, उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। बिल्कुल। अगर मैंने बोला कि ये आपके पास में एक टिश्यू है, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो आपके पास में 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 जो ये मैंने बनाया है, ये इतना सर, ये क्या है, ये जो मैंने इतना बनाया है, इसका मतलब ये है टिश्यू। बिल्कुल सर। तो ऐसा का ऐसा टिश्यू, ऐसा का ऐसा टिश्यू यहां पर भी हो सकता है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर है कौन, कोशिकाएं तो है, बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल रही है तब बन क्या रहा है सर, उत्तक बन रहा है। ऐसा उत्तक इनके पास में भी होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, होगा ना। तो मैंने बोला कि इनके पास में भी ऐसा सेम का सेम एक टिश्यू है, इनके पास में एक सेम का सेम ऐसा कैसा टिश्यू है। तो बहुत सारी कोशिकाओं समूह सेम सेम बना लेता हूँ, ये एक, ये दो, ये तीन, ऐसे कैसे कोशिका मैं बना लेता हूँ सेम की सेम। ठीक है भाई, आपने बना दिया सर। बिल्कुल। अब मैंने ये कोशिकाओं का फिर से मैंने क्या बनाया, ग्रुप बना दिया फेरिक से, और इसका नाम भी क्या होगा, इसका नाम भी क्या है सर, इसका नाम भी उत्तक है, इसका नाम भी क्या है, टिश्यू है। अरे हाँ है ना, बिल्कुल सर। अब एक उत्तक को दूसरे उत्तक से जोड़ना है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ना, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ना है, यानी इनको ऐड करना है। तो ऐड करने का काम कौन करेगा, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने का जो काम करेगा। जोड़ने का मतलब सर क्या होता है, जोड़ने का मतलब होता है संयोजी। जोड़ने का मतलब क्या होता है, संयोजी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि सर एक उत्तक को दूसरे उत्तक से जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, मतलब क्या बोलोगे, संयोजी। और किसको जोड़ना है, उत्तक को जोड़ना है। तो मैंने बोला संयोजी उत्तक। मैंने क्या बोला, संयोजी उत्तक। अब आपके सामने क्या बात पता चली कि सर रुधिर क्या होता है, रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, मतलब उत्तक को आपस में जोड़ने का जो काम करेगा उसी का नाम क्या होता है, उसी का नाम होता है रुधिर। उसी का नाम क्या होता है, रुधिर। और आपको एक बात पता है कि रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर H2O पाया जाता है। रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा में H2O पाया जाता है। इसलिए आप क्या बोलोगे कि जो आपके पास में रुधिर है उसके अंदर एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है, गुणधर्म पाया जाता है। कौन सा गुणधर्म, बहने का गुणधर्म पाया जाता है। पानी की तरह बहता है, बहने का मतलब ये किस अवस्था में पाया जाता है। तो आपको पता चला कि रुधिर किस अवस्था में पाया जाता है, सर ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, एनसीईआरटी की पहली लाइन ये बोलती है कि आपके पास पूछेगा रुधिर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखोगे, इंग्लिश में इसको लिखोगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखोगे भाई, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसको आप कह सकते हो। बिल्कुल। और इसके आगे एक और बात लिखी जाती है, बड़ी गजब चीज है, बड़ी गजब चीज है। इसको बोलते हैं, एक्चुअल को इसके अंदर बोलते हैं विशिष्ट प्रकार का है। रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक तो है ही, लेकिन यह कैसा है, विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन के रेशे नहीं पाए जाते हैं, इलास्टिन के रेशे इसके अंदर नहीं पाए जाते। कोलेजन एवं इलास्टिन के प्रोटीन रेशे इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं। कोलेजन एवं इलास्टिन, कोलेजन एवं इलास्टिन के प्रोटीन रेशे, प्रोटीन रेशे इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोटीन के रेशे कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता चली कि सर रुधिर क्या होता है मेरे भाई, एक ही लाइन के सिंपल वे में। अगर मैं बताना चाहता तो सिंपल वे में बता सकता कि रुधिर क्या है, तो आप सिंपल वे में बोलता कि रुधिर प्रकार का विशिष्ट तरल संयोजी उत्तक है। लेकिन मैंने इतना सारा तामझाम किया ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअली के अंदर इनके अंदर क्या चल रहा है। इतनी बात पता चली, हाँ या ना। धीमे धीमे पढ़ना भाई, पहले से बोल देता हूँ, ठीक है सर। अब चीज़ों को अपन आगे बढ़ाते हैं और नए पेज से अपन आरंभ करते हैं। देखिए
अब सर ये जोड़ने का काम कैसे कर रहा है, ये जोड़ने का काम कैसे कर रहा है। मान के चलो कि मैं अभी आपको यहाँ पर आया पढ़ाने के लिए, और मैंने पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला कि भाई मेरा तो सर क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। सर ये आपका यहाँ वाला एरिया है, ये क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर है कोशिका। अरे ये किसकी सेल है, ये मैंने मस्तिष्क की कोशिका बना, इस मस्तिष्क की कोशिका के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। बिल्कुल सर। और तो दर्द हो रहा है सर, मैं क्या करूँ सर, आपने बोला कि सर ऐसा करो गोली खा लो। मैंने कहा कि गोली कहाँ से खाऊँ, ये रही गोली। तो मैंने गोली ली और मैंने गोली खा ली। अब मैंने गोली जैसे खाई तो सर गोली कहाँ जाएगी, पेट में। अरे गोली तो पेट में गई सर, पेट के अंदर भी क्या है सर, पेट के अंदर भी अलग अलग प्रकार की कोशिका है। ये पेट की कोशिका है, ये मस्तिष्क की कोशिका है, ये पेट की कोशिका है, ये मस्तिष्क की कोशिका है। अरे गोली कहाँ गई सर, गोली गई पेट के अंदर। अरे गोली कहाँ गई मेरे भाई, गोली गई पेट के अंदर। सर गोली कहाँ बनाऊँ, गोली, ये गोली बना देता हूँ व्हाइट कलर की। बिल्कुल गोली व्हाइट कलर की होती है, तो मैंने इस कोशिका के अंदर ये आपके पास में मैंने गोली बना दी। ये है गोली जो आपने खाई है सर। बिल्कुल। अब सर इस गोली के अंदर क्या होगा मेरे भाई, गोली के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, रसायन होता है। इस गोली के अंदर क्या है सर, इस गोली के अंदर अलग अलग प्रकार का इसके अंदर केमिकल है। इसके अंदर बेटा कौन है, इसके अंदर केमिकल है, ये रहा केमिकल। इस गोली के अंदर क्या है, इस गोली के अंदर सर केमिकल है, ये रहा केमिकल, ये है केमिकल। ओके सर, केमिकल बना दिया। अब जैसे ही गोली आपके पेट के अंदर जाएगी, टैबलेट आपके पेट के अंदर, या फिर बोलते हैं कैप्सूल, कुछ भी चीज़ खा लेते हैं, तो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाएगी, तो आपके बॉडी के अंदर कौन है, आपके बॉडी के अंदर है रुधिर। रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा किसकी है, जल की, पानी की। तो जो आपका रुधिर के अंदर जो पानी है वो इस गोली को घोलने का क्या करेगा भाई, काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सर काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। कैसे काम कर रहा है आपको पता चल रही है, ठीक है। अब आपको पता चला सर इस गोली के अंदर ये गोली धीरे धीरे करके घुलने लगी, और घुलने लगेगी तब यहाँ से ये इसका कवर यहाँ से क्या करेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। और जैसे यहाँ से कवर हटेगा तो धीरे धीरे करके जो केमिकल इस कोशिका में था वो केमिकल धीरे धीरे करके वह केमिकल कहाँ आ रहा है सर, बाहर आ रहा है। ये केमिकल धीरे धीरे माना धीरे सब कुछ हो माली सीचे 100 घड़ा तू आए फल हो गिंदोली बढ़ती धरानो घुटले ऊपर गाल मांडल सुलाई मर्द माले रो जगमाल सिर समझ नहीं घटेगी ज्ञानी घटे ना ज्ञान नटे नहीं बैरजी बाटी टूट पड़े आसमान पोंगल गली पद में तू रानी सिर मोड़ जन्म लियो जसल मेरे पड़ने गढ़ तोड़ लाचे कोड़ ने भाटियों ने लाचे कोड़ चौहान जे हूं पर तुर्क करने तो उल्टो के सूरज भाण। ये राशन हिस्ट्री बाद में देखेंगे। अब आपको पता चल रही है कि सर इसके अंदर ये क्या है सर, ये गोली थी और गोली के अंदर से केमिकल बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है सर। अब ये केमिकल बाहर निकला, अब आपको पता है कि सर पेन कहाँ हो रहा था, दर्द कहाँ हो रहा था। अरे दर्द कहाँ हो रहा था, मस्तिष्क में। गोली आपने कहाँ खाई थी, पेट में। इस पेट की कोशिका से केमिकल बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा सर। अब ये केमिकल, अब इस केमिकल का काम है, इस केमिकल को कहाँ पर पहुंचना है, इस केमिकल को यहाँ से लगाकर इस कोशिका के अंदर जाना है, क्योंकि पेन यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। इसका मतलब ये वाली कोशिका, कौन सी कोशिका, ये वाला ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन कहलाएगा मेरे भाई, अरे कौन सा कहलाएगा, टारगेट ऑर्गन। अरे क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा टारगेट ऑर्गन कहलाएगा, टारगेट ऑर्गन कहलाएगा। तो अब धीरे धीरे करके ये केमिकल इस कोशिका की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। केमिकल पेट से कहाँ जा रहा है, मस्तिष्क की ओर जा रहा है, जा तो रहा है। मुझे बाड़मेर से जोधपुर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, चल के जाऊंगा क्या, पैदल जाऊंगा क्या, ना भैया ना। तो मैं किससे जाऊंगा सर, बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, गाड़ी लेके जा सकता हूँ। तो आपके पास में जो केमिकल है, इस केमिकल को इस कोशिका से निकल कर दूसरी कोशिका में यानी टारगेट ऑर्गन तक जाना है, तो जाने के लिए उसको क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी सर, माध्यम की आवश्यकता होगी। यानी जो माध्यम होगा वो माध्यम कौन होगा, अरे मेरे भाई वो माध्यम ही क्या है, रुधिर। वो माध्यम ही कौन है, रुधिर। यानी आपका रुधिर इस कोशिका को इस कोशिका से जोड़ने का काम कर रहा है या नहीं। ऐसी बहुत सारी कोशिका होगी, तो बहुत सारी कोशिका मतलब उत्तक, और ये भी कौन होगा, उत्तक। दोनों उत्तकों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या नाम पड़ा था, संयोजी उत्तक। तो आपको पता चला कि सर आपका जो रुधिर है, रुधिर लाल लाल, ये आपका जो रुधिर है वो इस केमिकल को लेकर जा रहा है दूसरे टारगेट ऑर्गन तक। और ये धीरे धीरे करके आपका केमिकल इस कोशिका के अंदर आ गया, आपका केमिकल इस कोशिका के अंदर उपस्थित हो गया। और जैसे इसके अंदर उपस्थित होगा तो टारगेट ऑर्गन रिएक्शन करेगा, एक्टिव होगा, और ये केमिकल जहां पर सरदर्द हो रहा था अब नहीं होगा मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आपको पता चली, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर पता चल तो रहा है कुछ ना कुछ चीज़। तो अब मुझे बताओ, अब और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है। इसको ऊपर सेट कर सकते हैं क्या, कर तो सकते होंगे शायद, बिल्कुल कर रहे होंगे, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ,
यहाँ पर ये। ओके, सेट हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ सर, आप क्या कर रहे हो? मैं बैठा बैठा ऑक्सीजन ले रहा हूँ, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर अपन कौन सी गैस अंदर लेते हैं सर? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर अपन ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। 1 मिनट में आया। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर सर अपन ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। बिल्कुल सर। अब ऑक्सीजन गैस को आप अंदर लेते हो मेरे भाई, ऑक्सीजन गैस को आपने अंदर ली, ये O2 आपकी बॉडी में गई। अरे मेरे भाई, ऑक्सीजन गैस जाती कहाँ पर है सर? जाती है लंग्स के अंदर। कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स के मतलब होता है फेफड़ों में जाती है। अब ऐसा नहीं, अब मुझे बताओ कि मेरा हाथ काम कर रहा है सर? ये बिल्कुल काम कर रहा है, ऐसे कर काम कर रहा है। तो इस हाथ को काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? अरे आपके ऑर्गनों को काम करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। तो आपके फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन गई, वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ पर गई है? लंग्स में गई है। लंग्स से ये ऑक्सीजन, लंग्स का मतलब फेफड़ों से ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? अन्य अंगों में जाएगी। अरे हाँ या ना? अन्य अंगों में जाएगी कि नहीं? बहुत सारे अंग हो सकते हैं, ब्रेन हो सकता है। मैंने बोल दिया कि ये ऑक्सीजन कहाँ पर जा रही है सर? ये सर ब्रेन में जा रही है, मस्तिष्क में जा रही है, पैर में जा रही है। बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजन जा रही है। किडनी के अंदर जा रही है, ले बोलो। तो कहीं पर भी ऑक्सीजन जा रही है, कहीं पर भी ऑक्सीजन जा रही है। तो उस ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक लेकर जाने का काम कौन करता है? फिर से लेकर जाने का काम कौन करेगा मेरे भाई? सर ब्लड करेगा। कौन करेगा? रुधिर काम कर रहा है। मतलब आपका रुधिर क्या करता है भाई? रुधिर एक प्रकार की टैक्सी है। रुधिर एक प्रकार की टैक्सी है, ऑक्सीजन को बैठाएगा, लेकर जाएगा, ऑक्सीजन को बैठाएगा, लेकर जाएगा। इसका मतलब आपके पास में पता चला, इसका मतलब आपको पता चला कि जो आपका रुधिर है वह ऑक्सीजन गैस का, किसका? ऑक्सीजन गैस का क्या करता है? ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्ट का मतलब हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में भी पता चले। हिंदी में इसको मेरे भाई क्या बोलोगे? हिंदी में इसका मतलब क्या है कि रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। अरे क्या किया जाता है? स्थानांतरण करने का प्रोसेस चल रहा है। अब मुझे बताओ सर, एक प्रोसेस अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि भाई आपके पास में मैं एक सेल ऑर्गन बना रहा हूँ, एक कोशिकांग बना रहा हूँ। एक कोशिकांग आपने सर बनाया, ये वाला कोशिकांग, ये मैं कोशिकांग बना रहा हूँ। ये कोशिकांग मैंने जो बनाया है, अरे मेरे भाई, बायो को समझने के लिए बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तब जाके बायोलॉजी समझ में आती है। और ये वाला बैच स्पेशल LDC के लिए बना रहे हैं, लेक्चर सारे शूट हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये हमारा टॉपिक, आपके टॉपिक दे रखा है ब्लड ग्रुप दे रखा है, लेकिन ब्लड ग्रुप को समझने से पहले आपको ब्लड के बारे में समझ में आना चाहिए, तब जाके चीज़ें समझ में आती है। सर इसका नाम क्या? इसको बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। आपने बहुत बार पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। और इस शक्ति ग्रह के अंदर ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा का नाम क्या है? उस ऊर्जा का नाम है ATP। उस ऊर्जा का नाम क्या? ATP। अब ATP आपकी कहाँ बन रही है? अरे ATP कहाँ बन रही है सर? ATP बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ATP बन रही है। ATP जो है वो ATP कहाँ बन रही है सर? ATP तो बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ATP बन रही है। लेकिन ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनने के बाद में बहुत सारे अंगों तक भी क्या करेगी? जाएगी कि जाएगी? यानी ATP का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यानी ATP का ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब आपको पता चला कि ATP खुद किससे बनी? तो ATP खुद किससे बनी है? पोषक पदार्थों से। जो आपने खाना खाया उसके अंदर कौन होंगे? पोषक पदार्थ। यानी पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम भी कौन करता है? पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम भी कौन करता है? रुधिर करता है। कौन करता है? रुधिर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इतनी बातें पता चल गई होगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखिए, अब मैंने बोला कि ये आपके पास में, ये आपकी सेल है, ये आपकी कोशिका है, और आपकी कोशिकाओं के अंदर एक प्रोसेस हो रहा है बेटा, एक प्रक्रिया चल रही है, जिसको मेरे भाई बोलते हैं बायो प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई साहब? सर इसको बोलते हैं बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस का मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर प्रक्रिया चल रही है, और कौन सी प्रक्रिया चल रही है? आपके बॉडी के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है, उस प्रक्रिया का नाम है जैविक प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर, जैविक प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैविक प्रक्रियाओं के अंदर रेस्पिरेशन ले लीजिए,
रिप्रोडक्शन ले लीजिए, बहुत सारे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर जैविक प्रक्रियाओं के दौरान आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, आपकी बॉडी के अंदर बनेगा वेस्ट मटेरियल। आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, आपकी बॉडी के अंदर बनेगा वेस्ट मटेरियल, मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ। आपकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, आपकी बॉडी में बनेगा अपशिष्ट पदार्थ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाई? बिल्कुल सर। जो अपशिष्ट पदार्थ बना, इस अपशिष्ट पदार्थ को आपके बॉडी से बाहर निकालने का काम, अपशिष्ट पदार्थों को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से एग्जिट करवाना है, बॉडी से बाहर निकालना। चल तू भाई बाहर निकल, तो बाहर निकालने का, एग्जिट करवाने का काम भी, बॉडी से बाहर निकालवाने का काम भी कौन करता है? अरे कौन करता है? अरे कौन करता है? ब्लड करता है। सो ये जो मैंने 3-4 बातें आपको बताई ब्लड के बारे में, ये तो इसके काम हो गए ब्लड के बारे में। एक्चुअली के अंदर मैं आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी डीप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि उल्टा सुल्टा करके पढ़ा दिया, एनसीईआरटी सीधे लेके आया, ऐसा नहीं। इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। अच्छे से समझोगे तो कोई भी एग्जाम के अंदर आप आसानी से बेड़ा पार हो सकता है आपका। क्योंकि आजकल का जो स्तर है प्रश्न पूछने का, जो है ना लेवल है, वो बड़ा ही गजब लेवल है। गजब लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको सही तरीके से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है रट लिया काम चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा रटने से काम। इस चीज़ों को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझना पड़ेगा कि ब्लड आखिर में है क्या, ब्लड क्या काम कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर मेरे भाई। आइए आरंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास में ब्लड के बारे में। ठीक है सर, अब अपन नई स्लाइड से स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, एक मिनट। ओके, अब आपको ये बातें आपको पता चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ध्यान रखना है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। आपकी बॉडी के जो अंग है, सारे अंग, ब्रेन, मस्तिष्क, कोई भी अंग हो, सारे अंग किससे निर्मित होते हैं? तो सारे अंग जिससे निर्मित भाई होते हैं उसको मेरे भाई बोलते हैं जनन स्तर। क्या बोलते हैं? जनन स्तर। जनन स्तर के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। जनन स्तर के अंदर कितने प्रकार की परतें पाई जाती है? जनन स्तर के अंदर 3 प्रकार की लेयर, 3 प्रकार की परतें। जनन स्तर के अंदर 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। ये 3 प्रकार की परतें आपकी बॉडी के अंदर सभी अंगों का निर्माण करने का काम करती है। बिल्कुल। अब देखिए कौन कौन सी परतें आपकी बॉडी के अंदर होती है। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि सर ये परत जो सबसे मैं बाहर की ओर बना रहा हूं, जो परत मैंने सबसे बाहर की ओर बनाई है, इस परत को बोलते हैं एक्टोडर्म। इस परत को क्या बोलते हैं? इस परत को बोलते हैं एक्टोडर्म। इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और जो एक्टोडर्म के जो अंदर वाली परत है, एक्टोडर्म की जो परत अंदर की तरफ बनी हुई है, एक्टोडर्म के अंदर जो परत बनी हुई है, एक्टोडर्म के जो अंदर की ओर लेयर बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? अरे हिंदी और इंग्लिश में याद रखना है, यही बोलते हैं एक्टोडर्म और मीजोडर्म। और जो परत सबसे अंदर की ओर होगी, जो परत सबसे अंदर की ओर है, 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 उस परत का नाम क्या है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म। और जो उस परत सबसे अंदर की तरफ होती है उसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? एंडोडर्म कहा जाता है। तो आपको पता चल रही है कि आपके बॉडी के अंदर कितने प्रकार के जनन स्तर होते हैं? 3 प्रकार के जनन स्तर होते हैं, 3 प्रकार की परतें होती है। और 3 प्रकार की परतों में जो परत सबसे बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो परत बीच की है, मध्य की, उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और जो परत सबसे अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। उस परत को कहा जाता है। तो आपका जो ब्लड है, आपका जो रुधिर है, वह किस परत से मिलकर बना हुआ है? रुधिर की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? तो रुधिर की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? ध्यान रखना, जो आपके पास में रुधिर है, रुधिर की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? एग्जाम में के अंदर प्रश्न आए तो क्या लिखोगे? रुधिर की उत्पत्ति मीजोडर्म जनन स्तर से होती है। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कितना रुधिर पाया जाता है? तो ध्यान रखना, एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एवरेज बता रहा हूं। एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एवरेज कम से कम 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। और रुधिर प्रत्येक व्यक्ति के बाहर का
रुधिर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के भार का, रुधिर प्रत्येक व्यक्ति के भार का कितना परसेंट होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति के भार का 7 से 8% जो भाग होता है वो कौन होता है? रुधिर होता है। 7 से 8% भाग कौन होता है? रुधिर होता है। इतनी बातें पता चल गई। रुधिर के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर के अध्ययन को मेरे भाई क्या कहते हैं? तो रुधिर के अध्ययन को, बड़ा गजब मस्त शब्द है, ध्यान रखोगे मेरे भाई, हीमेटोलॉजी। हीमेटो है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। ओके मेरे भाई, कहती बातें पता चल रही है। तो रुधिर के बारे में ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि अभी तक रुधिर क्या होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बैठा हूँ और मुझे चाय पीनी है। मैंने बोला सर चाय पी लेता हूँ, पी लूँगा अभी। अब सर बोले पी लो कोई दिक्कत नहीं, चाय पी लो। अब मैं देखा कि सर चाय बनी, मैं सोच रहा हूँ चाय के बारे में कि ये चाय किससे मेरे को बनी। आपने बोला सर चाय के अंदर चाय की पत्ती होगी, दूध होगा, पानी होगा, इलायची होगी, काली मिर्च होगी, अदरक होगी, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सके, हाँ या ना? तो कहीं भी हो सके। तो सर उसी प्रकार से जो आपका ब्लड है वो भी किसी ना किसी से मिलकर बना हुआ होगा। तो जो आपका रुधिर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में अपन बात करने वाले। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रुधिर के घटकों के बारे में बात करने वाले कि आखिर में एक रुधिर खुद किससे मिलकर बना हुआ है। रुधिर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक है जो रुधिर का फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है, अपन उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे आइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस ले लेता हूँ। ठीक है सर, तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अब अगली जो हेडिंग है मेरे भाई, उस हेडिंग का नाम है, ये मैंने आपके सामने लिखा ब्लड। इस हेडिंग को इससे लिखते हैं। ठीक है, रुधिर है ना, तो लाल कलर लेता हूँ रुधिर के लिए। ये आपके पास में कौन है? ये आपके पास में है ब्लड। ये आपके पास में ब्लड है। और ब्लड की कितने टाइप्स है? ब्लड के अंदर कितने प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो ब्लड के अंदर 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। 1 मिनट है भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर। 1 मिनट ऊपर आना सर। ओ सर, कहाँ सर, कहाँ गए? बोलो ना एक बार। हाँ बोलो। तो आपके पास में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं? तो ब्लड के अंदर 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। बिल्कुल। पहले कंपोनेंट का नाम क्या है? तो पहले कंपोनेंट का नाम है मेरे भाई प्लाज्मा। पहले कंपोनेंट का नाम क्या है? प्लाज्मा। और जो ये प्लाज्मा होता है, यही रुधिर का क्या है? यही रुधिर का तरल मैट्रिक्स है। यही रुधिर का क्या है? यही रुधिर का तरल मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाने का काम करता है? तो ध्यान रखना कि प्लाज्मा के द्वारा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग बनाया जाता है? तो रुधिर का 55% भाग जो होता है प्लाज्मा के द्वारा, रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपके पास में सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड जो कंपोनेंट है आपके पास में, क्या हुआ? 30 मिनट होने वाला है, ध्यान रखना ये। तो जो आपके पास में सेकंड जो आपके पास में उसका नाम क्या होगा? तो मेरे भाई उसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। उसका नाम क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, उनका नाम क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। या फिर इसी को आप हिंदी में एक विशिष्ट नाम से जानते हो, और विशिष्ट नाम क्या आप बोलोगे? इसी को मेरे भाई बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। इसी को आप क्या बोलोगे? इसी को आप बोलोगे रुधिर कणिकाएं। या फिर रुधिर कणिकाएं ना बोलकर इसको आप एक और नाम दे सकते हो, और वो बोलोगे आप केशिका।
रुधिर केशिकाएं भी इसको कहा जाता है। तो आपको पता चल रहा है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है वो अपने आप में 100% है। तो जो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। अभी जस्ट मैंने बोला कि जो आपके पास में ब्लड है, ब्लड अगर अपने आप में 100% है तो 100% अगर कोई चीज़ होती है उसके कंपोनेंट भी होंगे। तो उसके कंपोनेंट के अंदर कौन कौन है? तो उसके कंपोनेंट के अंदर जो पहला कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का मतलब मेरे भाई होता है घटक। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब घटक है ना, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट जो पहला कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मतलब है प्लाज्मा। और प्लाज्मा अपने आप में रुधिर का कितना प्रतिशत बनाता है? तो 55% भाग बनाने का काम करता है। तो ये अगर 55% बना रहा है तो ये कितना बनाएगा? तो आपको पता चला कि सर ये आपका 45% भाग बनाने का काम करेगा। रुधिर का 45% भाग बनाने का ये काम करेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इस प्लाज्मा के बारे में अपन कुछ बातें करेंगे। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो आपके पास में प्लाज्मा है, जो आपके पास में प्लाज्मा है, इसका पीएच कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है इसका पीएच, प्लाज्मा का पीएच 7.2 से लगाकर 7.4 तक इसका पीएच होता है। आपने पढ़ा था कि सांस से जब ऊपर ऊपर जाते हैं तो कैसा आता है? क्षारीय माध्यम आता है, बेस मीडियम आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 7.2 से लगाकर 7.4 मतलब इसका जो माध्यम है वो आपके पास में कैसा माध्यम है? आप बोलोगे सर हल्का क्षारीय है। कैसा माध्यम है सर? ये हल्का क्षारीय माध्यम होता है। बिल्कुल इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि मैंने बोला था कि जो रुधिर होता है उस रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा में, रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर कौन पाया जाता है? आपने बोला था कि रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर H2O पाया जाता है। रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर कौन पाया जाता है? रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर पानी पाया जाता है। तो पानी की मात्रा कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि रुधिर के अंदर अत्यधिक मात्रा के अंदर 90 से लगाकर 92%, 90 से लगाकर 92% इसके अंदर कौन उपस्थित है? तो 90 से लगाकर 92% इसके अंदर जल पाया जाता है। किस भाग के अंदर है? 90 से लगाकर 92% भाग किसके अंदर है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा खुद किसका भाग है? रक्त का भाग है, ब्लड का पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर 6 से लगाकर 8% इसके अंदर कौन पाया जाएगा? तो 6 से लगाकर 8% इसके अंदर कौन पाया जाएगा? ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6 होता है। और इसके अंदर कुछ मात्रा में आयन पाए जाएंगे। कुछ मात्रा में आयन का मतलब पता है ना, सोडियम पोटेशियम आयन होते हैं। तो इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर Na+ सोडियम और पोटेशियम आयन भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आयन क्या होते हैं मेरे भाई? आयन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ छूट ना जाए, देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ छूटे ना। नोट्स में से कोई चीज़ बाहर जानी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ छूट जाए, नहीं भाई। मेरे खुद के बने हुए हैंड रिटन नोट्स है, उसी से पढ़ेंगे ताकि कोई चीज़ें छूटे ना भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ छूटे। नोट से बाहर कुछ आने वाला है नहीं वैसे भी, क्योंकि अपन जिस तरीके से पढ़ रहे, जिस स्तर का पढ़ रहे, उससे बाहर जाने की संभावना होती नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर एमिनो एसिड पाया जाएगा। एमिनो एसिड कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर कौन पाया जाएगा? एमिनो एसिड और कुछ इसके अंदर कौन मिलेगा मेरे भाई? इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर आपको यूरिया मिलेगा और कुछ मात्रा में आपको इसके अंदर मिलेगा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये बात आपको इसके अंदर में ध्यान में रखनी है। तो आपको पता चल रहा है कि जो आपके पास में रुधिर है, रुधिर के कितने कंपोनेंट है? रुधिर के 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का नाम क्या है? प्लाज्मा। एक कंपोनेंट का नाम क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं? फॉर्म्ड जो एलिमेंट है वो आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्म्ड जो एलिमेंट है वो आपके पास में कितने प्रकार के? जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो आपके पास में 3 प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। तो जो फॉर्म एलिमेंट है वो आपके पास में कितने प्रकार के? तो फॉर्म एलिमेंट जो है वो आपके पास में 3 प्रकार के फॉर्म एलिमेंट होते हैं। एक फॉर्म एलिमेंट का नाम आपने नाम सुना होगा, एक का नाम है RBC और एक का नाम है WBC और एक का नाम है प्लेटिलेट्स, या फिर इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी में मेरे भाई इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, या फिर भाई इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इसी का एक और नाम है और इसी का एक नाम क्या है? इसी का नाम है बिंबाणु।
इसका एक नाम क्या है, बिंबाणु इसे कहते हैं। तो आपको पता चला कि जो फॉरेन एलिमेंट है जो 45% भाग बनाते हैं रुधिर का, उसके अंदर कितने कंपोनेंट आते हैं, 3 आते हैं। एक का नाम आरबीसी, एक का नाम डब्ल्यूबीसी, एक का नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसी को क्या बोलते हैं, बिंबाणु, या फिर इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं प्लेटलेट्स, इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात है आपको ध्यान में पता चलिए। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपका जो पास में एक नोट लगाकर स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है, एक नोट लगाकर स्पेशल पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको कि जो आपके पास में प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाएंगे और 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे इस प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है ना। प्लाज्मा के अंदर उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाएंगे उनको बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के प्रोटीन, जिनको आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा प्रोटीन बोलोगे। जिनको आप प्लाज्मा प्रोटीन बोलोगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। किसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और जो ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आर 3 टाइप्स। अपन एक के बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, आया ना, ठीक है। तो अगली स्लाइड ले लेता हूँ। अब अपन जो बात करने वाले हैं उसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अपन इसको हेडिंग डाल देते हैं। तो अब जो मैं लगा रहा हूँ हेडिंग, उस हेडिंग का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। हेडिंग का नाम क्या है मेरे भाई, जो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। ये मैंने लिखा प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन आपके पास में 3 टाइप्स के होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन आपके पास में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक पिक्चर बीच में आई थी जिसका नाम था KGF। एक मूवी आई थी जिस पिक्चर का नाम था KGF, लेकिन मैंने गलती से मूवी देख ली AGF। सर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था KGF, लेकिन आपने गलती से देख ली AGF। तो A और ये G और ये कौन है, F। तो प्लाज्मा प्रोटीन की संख्या कितनी होती है, 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। AGF, एक का मतलब एल्ब्यूमिन, एक का मतलब क्या है एल्ब्यूमिन, और एक का नाम क्या है ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और F का मतलब क्या है फाइब्रोनोजन। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन आपको ध्यान में रखने हैं। ये 3 प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा में के अंदर उपस्थित रहते हैं। अब इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है, इनके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको। क्या बात ध्यान रखनी है कि जो एल्बुमिन होता है, ये एल्बुमिन इन तीनों प्रोटीन में से, अब एग्जाम में प्रश्न पूछा है इन तीनों में से सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ध्यान रखना जो एल्बुमिन होता है वो सर्वाधिक मात्रा के अंदर उपस्थित प्रोटीन है। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन होता है, बिल्कुल। अब होता क्या है, मैं आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट है। देखो क्या होता है, मैंने बोला कि आपके पास में, अब देखना चीजों को, मैंने बोला कि ये आपके पास में रुधिर है। मान के चलो कि ये आपके पास में रुधिर है, ये आपके पास में रुधिर है, ठीक है सर। और रुधिर के अंदर कुछ मात्रा में पानी भी तो होगा। तो रुधिर के अंदर कुछ मात्रा में पानी भी है, ठीक है, बिल्कुल सर है। अब क्या होता है कि जो आपके पास में एल्ब्यूमिन होता है, वह रुधिर को पानी के साथ में बांधे रखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, रुधिर के साथ में पानी को बांधे रखने का काम कौन सा प्रोटीन करता है, तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, एल्ब्यूमिन। अगर इस प्रोटीन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो कमी होने के कारण जो आपका H2 है वो पानी से अच्छी तरीके से बंध नहीं पाएगा, और बंध नहीं करने के कारण ये धीरे धीरे करके आपका जो पानी है, ये पानी धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। और ये बाहर निकलेगा, कहाँ पर चला जाएगा, तो ये धीरे धीरे करके ये पानी आपके ऊतकों के अंदर चला जाएगा। ये धीरे धीरे करके ये पानी है जो आपके टिश्यू के अंदर चला जाएगा। ये धीरे धीरे करके पानी किस में चला जाता है, टिश्यू में चला जाता है। ये धीरे धीरे करके ये पानी टिश्यू में चला जाता है, और जब ये पानी टिश्यू में चला जाता है, ऊतकों में भर जाता है पानी, तो इसके कारण एक रोग हो जाता है, और उस रोग का नाम होता है एडिमा। रोग का नाम क्या है, रोग का नाम है एडिमा। तो आपको ध्यान रखना है कि एडिमा जो रोग होता है, वो एडिमा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो एडिमा जो रोग होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एडिमा रोग होता है।
तो एडिमा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप ध्यान रखना एल्ब्यूमिन की मात्रा कम होने पर, एल्ब्यूमिन सीधा लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन था और इसकी कमी से, कमी कौन, नीचे तीर का निशान कर रहा हूँ, इसकी कमी से कौन क्या होगा? रोग। और उस रोग का नाम क्या है? उस रोग का नाम है एडिमा रोग होता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसके द्वारा कोलॉइडल परासरण दाब का नियमन किया जाता है, परासरण दाब का नियमन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा था। रक्त जो था, रक्त और पानी के बीच के अंदर जो संबंध था, रक्त पानी से के साथ में ऐसे था, जुड़ा हुआ था। तो जोड़ने का जो काम करने वाला प्रोटीन का नाम क्या था? एल्ब्यूमिन प्रोटीन था। तो यह रक्त का, किसका? रक्त का, ब्लड का कोलॉइडल परासरण दाब को नियंत्रण करने का क्या करता था? काम। नियंत्रण करने का क्या करता था? काम करता था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बोलो हाँ या ना। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं। तो आगे अपन बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। अब दूसरा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर इसके बाद में एल्ब्यूमिन के बाद में कौन सा प्रोटीन आएगा? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आएगा। उसको समझने से पहले आप एक चीज को देखिए, मैंने बोला कि ये आपके पास में कोशिका है, आपके पास में एक सेल है, एक कोशिका है, ठीक है। जो कोशिका आपकी बॉडी में जो चीज बनेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर जो चीज बनेगी बेटा, उसको बोलते हैं, जो आपकी बॉडी बनाएगी, जो आपकी बॉडी बनाती है, अरे यार ये क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी बनाती है बेटा, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। जो आपकी बॉडी के द्वारा जो ये जो मैंने चीज बनाई है भाई, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और जो चीज बाहर से आएगी, कोई भी चीज, जो चीज बाहर से आ रही है, जो चीज बाहर से आ रही है, ऐसा होगा भाई, क्या करें। जो चीज बाहर से आ रही है उसको मेरे भाई बोलते हैं एंटीजन। उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको बोलते हैं एंटीजन। तो जो चीज बाहर से आ रही है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है एंटीजन। तो ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी एंटीजन को मारने का काम करती है, एंटीबॉडी एंटीजन को मारने का काम करती है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। क्या मैंने बोला कि एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को मारा जाता है। तो एंटीबॉडी क्या है बताओ ना। तो एंटीबॉडी क्या काम कर रही है सर? एंटीबॉडी आपकी प्रतिरक्षा में काम करती है। एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी प्रतिरक्षा, और प्रतिरक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत बार सुना था शब्द 2020 के अंदर जब कोरोना आया था, इम्यूनिटी। तो ये आपकी प्रतिरक्षा में काम करती है। तो एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी प्रतिरक्षा में काम करती है। तो प्रतिरक्षा में काम तो करती है, लेकिन इस एंटीबॉडी को बनाने का काम कौन कर रहा है? इस एंटीबॉडी को बनाने का काम कौन करता है? अभी तो पढ़ के आए, अभी तो मैं पढ़ा रहा था। अरे कौन सा प्रोटीन? अरे कौन सा प्रोटीन? ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन का निर्माण, या फिर एक अच्छा वर्ड मैं यूज करूं तो मैं बोलूंगा सिंथेसिस। क्या बोलूंगा मेरे भाई? सिंथेसिस। और सिंथेसिस का मतलब हिंदी में आप इसको बढ़िया लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? संश्लेषण। क्या लिखोगे? संश्लेषण। ठीक है, अरे हाँ या ना। तो आपको पता चल रहा है कि आपके एंटीबॉडी का संश्लेषण, सिंथेसिस, फॉर्मेशन आखिर में कौन कर रहा है? अरे कौन कर रहा है? ग्लोब्यूलिन के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। यानी ये प्रतिरक्षा के अंदर काम कर रहा है, ये प्रतिरक्षा के अंदर काम करता है, ये प्रतिरक्षा में काम कर रहा है, ये प्रतिरक्षा में काम कर रहा है, और ये किस में काम कर रहा है? कोलॉइडल परासरण दाब नियंत्रण के अंदर काम करता है। तो लास्ट के अंदर जो आपके पास में बचा, लास्ट में कौन बचा? फाइब्रोनेज। इसके बारे में आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है,
इसके अंदर आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी, ज़्यादा को ध्यान रखना। फाइब्रोनेजन के बारे में आपको इतना बात ध्यान में रखनी है कि जो फाइब्रोनेजन होता है, जब आपके, अब मैं खेलते खेलते मेरे को लग गई, तो लगने से, चोट लगने से रुधिर बाहर आता है और उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। और रक्त का क्या बनता है? थक्का। तो रक्त का थक्का, रक्त का थक्का यानी किस में काम करता है? ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन सा प्रोटीन काम करता है? फाइब्रोनेजन प्रोटीन काम करता है। फाइब्रोनेजन प्रोटीन काम करता है। फाइब्रोनेजन प्रोटीन काम करता है। तो भाई ये 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको तीनों के काम ध्यान में रखने हैं और किस में काम करते हैं। फाइब्रोनोजन प्लाज्मा प्रोटीन किस में काम करता है? ब्लड क्लोटिंग के अंदर काम करता है। ग्लोबुलिन किस में काम करता है? एंटीबॉडी में काम कर रहा है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने का काम कर रहा है। और एल्ब्यूमिन जो होता है किस में काम करता है? कोलोइडल परासन दाब नियंत्रण के अंदर काम करने का काम करता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? ओके मेरे भाई, तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एलडीसी के अंदर जो पहले पेज के अंदर जो आपके साइंस का सिलेबस दे रखा है, वो साइंस का सिलेबस के अंदर एक्चुअली के अंदर क्या दे रखा है पता है? ब्लड ग्रुप दे रखा है। क्या दे रखा है? ब्लड ग्रुप दे रखा है। तो अब अपन उनके बारे में अपन बात करेंगे, किस प्रकार से चीज़ चलती है और क्या चीज़ें चलती है। ठीक है, 1 मिनट है। ओके, तो अब अपन जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करने वाले ब्लड ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं सर? आप अभी पढ़ाने वाले हो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना कंटा पढ़ेंगे भाई कि इसके बाद में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतनी मेरी गारंटी है। उम्र थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है, लेकिन एक वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है। अब अपन पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप, पढ़ रहे हैं, सीधे नहीं पढ़ूंगा ए ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, क्या नहीं समझोगे चीज़ों कि आखिर में ब्लड ग्रुप निकालते कैसे, कैसे पता चलेगा? भाई 4 व्यक्ति बैठे, सबका आपने खून ले लिया, कैसे पता चलेगा इसका ए है, इसका बी है, इसका ए बी है, इसका ओ है? ठप्पा लग रखा है क्या भाई? अरे ठप्पा लग रखा है सर, इसका ए है, इसका बी दिखाई दे, इसका ए बी है, इसका ओ है। अरे नहीं ना, तो कैसे पता करेंगे कि किसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है? उसके लिए पता करते हैं। अभी आइए देखिए, ये आपके पास में कौन है सर? ये आपके पास में धमनी है या कौन है? शिरा। ये आपके पास में धमनी है या कौन है? शिरा। और धमनी और शिरा के अंदर, धमनी और शिरा के अंदर, धमनी और शिरा के अंदर कौन बह रहा है सर? धमनी और शिरा के अंदर रुधिर बह रहा है। रुधिर वेंस के अंदर कौन बह रहा है? रुधिर चल रहा है। ये रुधिर, ये रुधिर चल रहा है, ये रुधिर ऐसा फ्लो कर रहा है, भाग जा रहा है, भाग के जा रहा है, ये रहा रुधिर। बिल्कुल सर। और रुधिर के अंदर कौन है सर? रुधिर के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा है, अभी मैंने बताया। और मैंने अभी बताया था कि रुधिर के अंदर कौन पाया जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। भूल गए क्या? हाँ सर बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये रुधिर है, इस रुधिर के अंदर एक आरबीसी है कि नहीं? बिल्कुल सर आरबीसी है। मैंने बोला कि ये आपके पास में आरबीसी है, ये आपके पास में कौन है? आरबीसी। बिल्कुल सर ये आरबीसी है। मैंने बोला कि ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, ये मैं आरबीसी पर बना लेता हूँ ताकि ये भाई ऐसा लगे कि भाई माहौल सेट हो गया, माहौल बायो समझ में आनी चाहिए भयंकर तरीके से कि ब्लड ग्रुप निकालते कैसे। उसके बाद में कभी भूल जाओ ना भाई तो मेरे को बता देना भाई। मैं भी भाई पढ़ के आया हूँ अच्छे से टीचरों से, और जिनका नाम लेना चाहूँगा, जिनका नाम है प्रथम नाहटा सर से पढ़ के आए भाई। बहुत पढ़ा है उनसे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत शानदार टीचर है। उनसे बायो पढ़ी है मैंने और बहुत भयंकर पढ़ाते भाई। सिंपल सी बातें बता दूंगा आपको। तो अब आपके पास सर ये क्या है? ये आपके पास में एक आरबीसी है, ठीक है सर। अब जब ये एक आरबीसी है तो सर आरबीसी के ऊपर प्रोटीन के समूह पाए जाते हैं। आरबीसी के ऊपर मैंने बोला कि ये आरबीसी है, और इस आरबीसी के ऊपर मैंने बोला कि इस आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन का समूह है। मैंने बोला कि आरबीसी है और इस आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन का क्या समूह है? मैंने बोला ये आरबीसी और इस आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन का क्या समूह है? बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। अगर इस आरबीसी के ऊपर प्रोटीन का जो समूह है, मैंने बोला कि इसके ऊपर जो प्रोटीन का समूह है वो मैंने बोला कि उसका नाम होगा एंटीजन। शर्करा के क्या होते हैं? समूह होते हैं। मैंने बोला कि ये एक प्रकार का एंटीजन है और उसका एंटीजन का नाम क्या? ए एंटीजन।
ठीक है, यानी आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन पड़ा हुआ है। अगर आरबीसी की, ये आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर अगर एंटीजन ए उपस्थित है, एंटीजन अगर ए उपस्थित है, इसका मतलब ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ये कौन सा रुधिर समूह होगा, आरबीसी की सरफेस पर जो उपस्थित एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप बताएगा। अब मैंने बोला कि फिर से मैंने बोला कि साहब ये आपके पास में फिर से कौन है, ये फिर से सर आपके पास में आरबीसी है, फिर से आपके पास में आरबीसी है, और फिर से आपके पास में आरबीसी है, बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूं कि इस आरबीसी की सरफेस पर इस बार कौन सा एंटीजन पड़ा हुआ है। आपने बोला कि एंटीजन इस बार बी है। अगर इसके ऊपर एंटीजन अगर बी है, इसका मतलब कौन सा रुधिर समूह होगा, बी। आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होगा वही उसका क्या होगा, रुधिर समूह होगा। अगर ये आरबीसी है तो इस आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन अगर ए भी पड़ा हुआ है और बी भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कौन सा रुधिर समूह होगा। आप बोलोगे सर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अरे कौन सा रुधिर समूह का, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और मैंने बोला कि सर ये आरबीसी है, बिल्कुल आरबीसी है, और इस आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, इस आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है।